हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप स्किप मत करना। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने वाला तो है ही, इसके साथ ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन देने वाले संदर्भ में हमने बनाया है। आज संडे है तो हम एक तरह से आपका मोटिवेटेड करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं सबसे पहले तो नेट जेआरएफ के जो फॉर्म आए हैं उससे संबंधित क्या क्या जानकारी है, क्योंकि उसकी एक तरह से हमारे कई वीडियोज हमने बनाए हैं तो उसी दृष्टिकोण से कई साथी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उनके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन चीज़ें बताऊंगा, किस प्रकार से दिनचर्या रखनी है, किस प्रकार से क्या करना है, कैसे आपके जीवन को आप सफल बना सकते हो, उन चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, सीधा आपका टाइम ज़्यादा नहीं खराब करते हुए सीधे चलते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के फॉर्म आए हैं। दोस्तों ध्यान रहे, क्योंकि जो पिछला जो दिसंबर के अंदर इनके फॉर्म आते थे वो इस बार आए नहीं थे, इसलिए वो फॉर्म अभी आए हैं। उसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा क्या नहीं होगा उसके दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, जो ये फॉर्म है ये 2 तारीख से स्टार्ट होते रहे। कौन सी तारीख? 2 तारीख से। और उसके बाद जो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये जो फॉर्म है वो 2 तारीख से 2 फरवरी से लगाकर 2 मार्च के बीच में भरे जा रहे हैं। तो 2 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आप जल्दी से अपना फॉर्म है वो भर दीजिए। दूसरी चीज़, जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है, ठीक है, 3 मार्च 2021 है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या फीस है। तो जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी जितनी है उनकी 1,000 रुपये है, तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन 1,000 रुपये है। दूसरी है जो जनरल ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी नॉन क्रिमी लेयर है उनके लिए 500 रुपये है। कितनी है? 500 रुपये है। दूसरी जो एक तरह से एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी जैसे PWD बोलते हैं, और इस बार एक बढ़िया चीज़ हुई है, थर्ड जेंडर वाले जो साथी होंगे उनके लिए भी 250 रुपये लगेंगे और ये फॉर्म भरने की छूट दी गई है। तो ये 3 आप क्या देख लिया, एक तरह से कितनी फ़ी होगी वो देख ली है, डेट वगैरह हमने देख ली है। और अब हम देख लेते हैं कि जो करेक्शन, आप अगर कोई गलती हो जाती है तो आप इसमें फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। तो वो करेक्शन की डेट है वो कौन सी है? 5 मार्च से लगाकर 9 मार्च 2021 के बीच में आपके ये चीज़ होगी। अब हम दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ देख लेते हैं कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये कब होगा। तो इसमें ध्यान रहे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 2 तारीख से 17 मई, 2 से 17 मई के बीच में होगा एग्जाम आपकी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है तो कभी भी एग्जाम आपका हो सकता है। तो आप एक तरह से किसी का 2 को भी होगा, सीधी सी बात है, किसी का 2 का भी होगा और किसी का 17 का भी हो सकता है। तो ये आपकी डेट हो गई। आज के से लगभग ये मान के चलो कि आपके 85 के आसपास दिन आपके पास है। तो आप लास्ट में हम इस पर बात करेंगे कि इनका कैसे आपको यूज करना है और किस प्रकार से यूज करते हुए आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं। उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पेपर पैटर्न होता है, इस पर हमने खूब सारे पहले वीडियो बना रखे हैं, उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, वो आप जरूर देखें। एनटी की वेबसाइट पे ये आपको पता ही है फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरी चीज़, अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि इस बार चेंज क्या हुआ है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ चेंज हुई है ये मीडियम। क्या चेंज हुआ? ये मीडियम दोस्तों, एक जो ऑप्शन था वो चेंज हुआ है। तो ध्यान रहे इस चीज़ का, आपका द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो ये आपको बोला है कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको एक भरना होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने जो दिया है को ये है कि आप जो फॉर्म भरते टाइम मीडियम का चयन आप बहुत ही सही रूप से करें। तो इसका मतलब है कि इस पर अब ये नियंत्रण रखने वाले हैं, तो आपको ध्यान से करना है। अब उन्होंने कहा कि जो हिंदी मीडियम के हमारे साथी होंगे उनके लिए तो आपको बाईलैंग्वेज पेपर आएगा, यानी वो एक तरह से जो पेपर होगा उसको हिंदी में भी देख सकेंगे और इंग्लिश में भी देख सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो इंग्लिश मीडियम के हमारे साथी है वो केवल इंग्लिश वर्जन, और पीछे क्या लिखा हुआ है? ओनली। तो ओनली के अंदर वो आप देख सकेंगे। तो ये आपको फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल ये आप गलती बिल्कुल मत करना। आप बहुत ही आप सोच समझ के आपको कौन सा मीडियम लेना है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ इन्होंने एज के बारे में इन्होंने लिखा है, एज लिमिट एंड इलेक्शन। तो इसमें ध्यान रहे, जेआरएफ के लिए हमने पिछले वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी। उसमें हमने बताया था जनरल के लिए 30 साल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पिछली बार क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं था तो सीधी सी बात है 1 साल जो था वो लगभग खराब हुआ है, या हम कह सकते हैं। तो उनके लिए एक तरह से छूट दी गई है। तो वो छूट क्या है? 1 साल की छूट दी गई, यानी अब 31 साल जो 1/3/2021 को जिनका होगा तो वो भी एग्जाम दे पाएंगे। और ये केवल लिखा है दिस एज लिमिट इन एप्लीकेबल फॉर द करंट एग्जामिनेशन ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही लागू होगी। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, नेट जेआरएफ में सफलता कैसे पाए। उसमें आप हमारे 3 वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है। ध्यान रहे जो फर्स्ट पेपर का वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हम जितने ग्रामीण परिवेश के जो छात्र आते हैं उन सबके लिए दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को लगभग 4200 लोगों ने देखा है। तो क्या आपने देखा? नहीं देखा है तो इसको आप देख लीजिए, आप निश्चित रूप से इसमें आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी, यह मेरा बिल्कुल मानना है। और दूसरा वीडियो जो हिस्ट्री वाला है, जो क्योंकि एक कॉमन पेपर होता है सबके लिए, उसके बाद जो एक पेपर होता है वो एक तरह से सब्जेक्ट वाला पेपर होता है दूसरा। तो उसमें मेरा जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल था और मैंने खुद ने नेट जेआरएफ को पास किया है,
और अभी मैं पीएचडी में एडमिशन लेने के प्रोसेस में चल रहा हूँ। तो ये ध्यान रहे कि इसमें जो हिस्ट्री वाला पेपर होगा उसका वीडियो हमने दे दिया है, तो उसको आप देखें, जो हिस्ट्री के साथ ही वो देख सकते हैं। और दूसरे जितने भी नेट जेआरएफ के बारे में जो संपूर्ण जानकारी, इसका क्या क्या फ़ायदा है, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रखी है और कई राज्यों के अंदर अब धीरे धीरे ये प्रोसेस लागू होना शुरू हो जाएगा 2021 के बाद। जिस किसी के साथी के पास में अगर पीएचडी नहीं होगी तो वो किसी प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर में एक तरह से एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ध्यान रहे, इसलिए पीएचडी बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। और पीएचडी आपको पता है महंगी होती है, तो इसलिए जेआरएफ अगर आप निकाल लेते हो तो पीएचडी आपकी सरकारी खर्चे पर भी हो जाएगी। और इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी, कितना फेलोशिप मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो आप भी वहाँ जाकर देख लीजिए। दोस्तों इस प्रकार से एक तरह से ये चीज़ें हो गई हैं, हमने पूरी जानकारी ले ली है। अब दोस्तों हम सीधे चलते हैं। मैंने आपको पहले से वादा किया था कि हमारा जो आज का, हम कुछ संडे है आज, तो हम सब फ्री बैठे थे आज एक तरह से, तो हमने क्यों ना एक चर्चा की जाए कि किस प्रकार से टाइम टेबल हो हमारा और किस प्रकार से हम मैक्सिमम और पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों टाइम टेबल और दिनचर्या के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि हमारा जो मानव है और हमारा एक जो सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर है वो व्यवहार करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें भी चलना चाहिए, सीधी सी बात है। तो एक तरह से टाइम टेबल और दिनचर्या को आपको फॉलो करना चाहिए। ये आपके दिन में आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कितने सफल होंगे और जीवन में आप क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप सभी स्टूडेंट ही हो, मेरा मानना है कि सभी हम स्टूडेंट हैं, और जिस प्रकार से तो हमारे लिए तो मेन होता है पढ़ने वाला। अब दो होते हैं, कई साथी हमारे वर्किंग वाले होते हैं जो वर्क करते हैं, उसके साथ में स्टडी करते हैं, और कई होते हैं जो केवल स्टडी करना उनका काम होता है। तो ध्यान रहे, एक तरह से आप रात में कभी सो, मेरा मानना है कि 7 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से 7 से 11 का या फिर 8 से 12, कोई भी आपकी 4 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला आप ध्यान रहे, जो चीज़ होगी वो हम इस पर बात कर रहे थे कि आपको पहली शिफ्ट है वो कितने घंटों की, एक तरह से 4 आवर्स आप पहला पढ़ लिए आराम से, और फिर आराम से आप खाना वगैरह खा लीजिए और सुबह नाश्ता ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक इसमें सही रहता है, आपके जो शरीर में उसमें बॉडी में काफ़ी एनर्जी रहती है, तो आप चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज़ हो गई, सुबह आपको 3 से 4 घंटे की एक शिफ्ट रखनी है, उसमें आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आप जो लंच है वो कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी आपको रेस्ट करनी है, और उसके बाद वापस आप पढ़ने शुरू कर जाइए। जैसे अब 3 से 6 के बीच हो सकती है, या 4 के 7 के बीच में, एक तरह से ये आपके 3 घंटे हो गए। तो इसमें आप एक बार और पढ़ लीजिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं उसके बाद भी आप पढ़ते जा रहे हो, अब क्योंकि ह्यूमन नेचर है और हम सब थकते भी हैं, और एक तरह से हमारे रेस्ट की आवश्यकता होती है। अब आप आराम से थोड़ी सी रेस्ट कर सकते हो, और रेस्ट के अंदर आराम से आप थोड़ी सी घूम सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में बाहर घूम सकते हो। जैसे अपने मारवाड़ी में क्या जो बंतल करनी, इसमें क्या होता है कि आप एक तरोताज़ा हो जाते हो और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उस पर चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, जैसे कुछ भी टॉपिक हो, जैसे अभी किसान मूवमेंट चल रहा है तो इस पर एक तरह से परीक्षा उपयोगी डिबेट तो आप कर सकते हो। इस टाइप से हम चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप वापस रूम आए, डिनर आपने कर लिया, और 9 से 12 के बीच में एक तरह से आपने एक और शिफ्ट निकाल दी, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो। अब जो साथी जैसे चाहे रीट वाले हैं, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले साथी हैं, चाहे नेट जेआरएफ के साथी है, यूपीएससी आरपीएससी जो भी तैयारी करने में साथी है, उन सबके लगभग एग्जाम अब सर पे आ चुके हैं। लगभग 3 महीने के आसपास सबका समय है। तो इसमें 3 आपके कितने, अभी हमने देखा 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो आप भी इसमें 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हो। जैसे नेट जेआरएफ के साथी है, तो सुबह उठे उन्होंने अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट पेपर पढ़ लिया, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम को उन्होंने प्रैक्टिस कर ली। सीधी सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो आपको एग्जाम में भी उतनी ही सफलता मिलने के एक तरह से चांस रहते हैं। क्योंकि आपने पहले से पूरी तैयार की हुआ है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप क्वेश्चन करते जाओगे। अब दूसरा होता है कि अब मोटिवेटेड कैसे रहना है। कई दोस्तों के फोन आते हैं, सर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई रिजल्ट हमारे प्रतिकूल नहीं आता, या फिर कभी स्टडी अच्छे से नहीं होती तो भी कुछ दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये सबके साथ होता है, और जैसे एग्ज़ाम की डेट आती है उसके बाद ये और बढ़ जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल एकदम मोटिवेटेड रहना है, और बिल्कुल एंजॉय के साथ आपको स्टडी करनी है। तो इसमें जो दिनकर जी ने रश्मि रथी में कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो आपको बिल्कुल सूरमा बनकर एक स्टूडेंट के रूप में आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है साल के अंदर, अब एग्जाम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिजल्ट देने का मौका आ गया है। जो लोग आप पे बातें करते थे इससे कुछ नहीं होने वाला, तो उनको अब समय एक तरह से जवाब देने का समय आ गया। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, और किसी प्रकार से एक तरह से निराश नहीं होना है, और उनको कुछ चीज़ देखनी नहीं है। अपने रूम में आराम से टेबल कुर्सी लगा के आराम से पढ़ जाइए, पढ़ते रहिए। इसके रूप में मैं कहना चाहूँगा, जो रूम में टेबल चेयर पर दिन गुजारते हैं वही सफल होकर निकलते हैं। तो ध्यान रहे, रूम के अंदर टेबल चेयर पे आप कितना समय
व्यतीत करते हैं उससे आपको निर्भर करता है कि आप कितने सफल होंगे। तो इस तरह से मोटिवेट रहनी है। आप सुबह किसी भी अपने जो आराधना जो आप देव है उसकी पूजा कर सकते हो, और शाम के अंदर आप घर वालों से बातचीत कर सकते हो। कई साथी होते हैं, एक अगर उनको असफलता हाथ लगती है तो उसके बाद वो घर में या अपने दोस्तों से बातचीत तक नहीं करते, तो ये गलत चीज़ है। नहीं, अपने क्या इसमें जुर्म थोड़े किया है, इतने फॉर्म जैसे रीट के ही है 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसमें सीधी सी बात है 30 से 31 हज़ार लोग ही सफल होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी वाले कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको पढ़ते जाना है, पढ़ाई को एंजॉय ग्रुप में लेना है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी कुछ है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल होते हैं। सफल होते हैं उन वो क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा किस प्रकार से देखते हैं। तो दोस्तों सफलता सिर्फ आपकी स्टडी पर निर्भर नहीं करती, कई चीज़ों पर करती है। तो हमने अभी हेल्थ का अभी हम देखते हैं, कई दोस्त होते हैं जो हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, एग्जाम के टाइम वो नर्वस फील करते हैं या फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो दोस्तों हेल्थ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी कुछ आप समय एक तरह से आप हेल्थ पे देना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पहला सुख निरोगी काया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सर्विस माना कि लग भी गए, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीसी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जैसे जॉब लग गई और आपका हेल्थ अगर साथ नहीं दे रही है, तो मेरा मानना है कि आपकी कोई काम की वो जॉब नहीं रहेगी, पूरी व्यर्थ है। जैसे कोई अपना तोता ही है, ठीक है, उसको आपने पिंजरे के अंदर कैद कर दिया, ठीक है, और उसकी एक तरह से व्यवथिकता हो गई, उसको अब चाहे सोने के अंदर रख लो, किसी के अंदर रख लो, तो उसकी कोई एक तरह से काम की चीज़ नहीं है। वैसे ही ये चीज़ है, अगर हम हमारा हेल्थ अगर हमारा साथ नहीं देगी तो हमारी जितनी भी बड़ी से बड़ी जॉब लग जाए तो वो भी ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो हेल्थ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सुबह उठे, थोड़ा सा व्यायाम वगैरह कर लिया, नाश्ता करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत आती है। खाना वगैरह प्रोटीन एक मतलब शुद्ध जो खाना वगैरह होता है वो आपको खाना चाहिए। तो हेल्थ की आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सब नींद है वो आपको पूरी लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि 6 से 7 घंटे आपको नींद तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगली बार आप प्रेस नहीं कर पाओगे। जैसे कई बार होते हैं कि हम 15 से 16 घंटे की स्टडी कोई मैं कर लेता हूँ, भाई एक बार कर लोगे उसके बाद 3-4 दिन वापस उठ नहीं पाओगे, तो फिर क्या काम की स्टडी। इससे अच्छा है कि आप 9 से 10 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। लगातार अगर आप 10-15 दिन ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका निश्चित रूप से जो है वो सफलता में आप देखोगे, रिजल्ट आएगा तब आप देखोगे किसका इसमें क्या प्रभाव पड़ा है। दोस्तों इसके साथ ही मैं अब अंतिम रूप से मैं कहना चाहूँगा, रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। इसलिए सीधी अपना मोटिवेट रहना है और पूरी दिनचर्या के साथ में हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने क्षमता के अनुकूल आपको पढ़ना है और अपने स्वयं पर विश्वास रखना है, ताकि जब एग्जाम आए तो उसमें हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। और अगर असफल भी होते हैं तो कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना तो मानो, कई लोग ऐसे हैं भारत में, आपको पता होगा कितने असाक्षर लोग हैं, उनको पढ़ने का अवसर तक नहीं मिला। हम इतने तो एक तरह से भाग्यवान हैं कि हमारे पढ़ने का अवसर मिल रहा है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके जीवन में अगर परिवर्तन ला रहा है, तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे और इस वीडियो को आप शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि इसी तरह से मैं आपका मार्गदर्शन करता